नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। स्क्रीन पर ले आइए हेमंत अत्री जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है एक क्षण के लिए, एक पल के लिए लगे कि रिपीटेशन है, लेकिन लगातार हर दिन चुनाव आयोग जिस तरह घिरता जा रहा है, अब ये मामला चुनाव आयोग के घिरने का नहीं है। ज्ञानेश कुमार ने वो नौबत पैदा कर दी है, मोदी और शाह को इस कदर फंसा दिया है मकड़ जाल में कि अब अगर ये हम कहें कि मोदी शाह के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। हो चुके हैं बुरे दिन शुरू। और राहुल कई बार अपने भाषणों में कहते हैं कि मैं जो बोलता हूं हो जाता है। अब वो क्या सोच के बोलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हम ट्रैकिंग तो करते हैं ना खबरों की। तो खबरों की ट्रैकिंग के मुताबिक राहुल का वो दावा सच है। राहुल ने जिन जिन मुद्दों पर हाथ रख दिया, वहां वहां मुंह की खानी पड़ी है मोदी जी को। मुंह की खानी पड़ी है 11 साल में। ये तय मैं बता रहा हूं एकदम। आप एक एक करके चेक कर लीजिएगा। कभी स्पेशल शो लेकर के हम आएंगे और आपको गिनती गिनवा देंगे। और वो आदमी ड्रोन से लेके चाइना तक जो जो उसका विजन, जो जो उसके विजन में आया है, वही बाद में धरातल पर उतरा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बुरे दिन शुरू, आप मान लीजिए। और जब बुरे दिन की शुरुआत होती है तो कहा गया है ना, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो चुनाव आयोग का विवेक मर गया। अब चुनाव आयोग खुल करके बदतमीजी पर उतर आया है। जो काम टीवी पर गौरव भाटिया, संबित पात्रा किया करते थे, वो काम अब चुनाव आयोग कर रहा है। बदतमीजी पर उतर आया। अब नॉनसेंस कौन है कौन नहीं, ये देश तय करेगा। खैर, तो इन हालातों में अब क्या अदालत के पीछे चुनाव आयोग छिप के बचेगा? क्योंकि मामला अभी हम जब खोलेंगे तो उसमें कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। चर्चा हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अक्सर दर्शकों से कहता हूं कि आप लोग कमेंट कीजिए। मैं कमेंट पढ़ता हूं, और मैं पढ़ता हूं तो कई बार उसको चर्चा में लाता भी हूं। कुछ दर्शक हैं, कुछ 5-7 के की गिनती है, मैं देखता हूं कमेंट्स। तो वो कमेंट्स, चाहे वो हम मिड डे मुद्दा करते हैं जो है भाव के साथ, या हॉट टॉपिक करते हैं, तो कुछ लोगों की बड़ी आपत्ति होती है कि सवाल बड़े लंबे आप करते हैं, आप बोलने नहीं देते हैं हेमंत अत्री को, आप बोलने नहीं देते हैं टाइगर को। तो मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, मेरा इस मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा गंदा है। बहुत गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं एंकर नहीं हूं, कई बार साफ कर चुका हूं। मैं एंकर नहीं हूं। मैं हेमंत अत्री के साथ या भाऊ के साथ अगर बैठता हूं तो संवाद करने के लिए बैठता हूं, सवाल पूछ के मौन धारण करने के लिए नहीं बैठता हूं। और न्यूज लॉन्चर के पास कोई एंकर नहीं है, इसलिए कि कोई एंकर न्यूज लॉन्चर के पास नहीं है, इसलिए मैं किसी शो में बैठ करके अपने विश्लेषण को नहीं रख पाता हूं। न्यूज लॉन्चर चलाना है मुझे, अपने इस संस्थान को, इस मिशन को। इसलिए मेरी मजबूरी है। अगर जो लोग को बहुत ज्यादा आपत्ति है तो बताएंगे, तो मैं एंकर बिठा दिया करूंगा। बड़ा साफ साफ शब्दों में बता रहा हूं। मैं तमाम उन सैकड़ों पत्रकारों में से भी नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी या नेताओं के टाइप, उनके स्टाइल में कहे कि हमारे देश की जनता महान है, हमारे देश की जनता विद्वान है, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। अगर उस लायक होती जनता, तो ये दिन नहीं देश भोग रहा होता। बड़ा क्लियर कट है। हमसे खुश रहो, नाराज रहो, देखो नहीं देखो, ठीक। बड़ा साफ शब्दों में बताते हैं आप लोग। ये खासकर उनके लिए है जो लोग कहते हैं। मैं संवाद करने बैठता हूं। जिस विषय को लेकर के हम आते हैं, चाहे मिड डे मुद्दा में लेके आए, चाहे वो इसमें लेके आए, वो विषय फाइनल करता हूं। उस विषय पर अपने साथी से कम नहीं, ज्यादा टाइम देता हूं। तो इसलिए संवाद करने के लिए आते हैं हम, सवाल जवाब करने के लिए एंकर की भूमिका में नहीं रहता हूं। बड़ा क्लियर है भाई, ठीक है। तो अगर सुनना है मेरी भी बात साथ में तो सुनिए, नहीं तो इसको क्लिप को काट करके फैला दीजिएगा कि बहुत एरोगेंट आदमी है, ठीक है। अब चर्चा शुरू करते हैं। हाँ, हमने एंकरिंग नहीं किया है। एंकरिंग हम तो सा जो छोटा सा बड़ा सा पढ़े हैं, हम तो सा भी नहीं बोल पाते। हम एंकरिंग क्या करेंगे? पूरा जीवन हमने पत्रकारिता, राजनीतिक किया है, तो हम उसके लिए हैं।
अपने साथियों के साथ मैं बैठता हूं कि उस संवाद के लिए कि चलो संवाद होगा। ठीक, तो ये बात हमको कहनी थी। मैं बात को भी उधार नहीं रखता, मैं पेट में रखता हूं। इसी स्वभाव की वजह से मिशन भी चला न्यूज लॉन्चर। अब आते हैं सीधा, कुछ खबरें हैं, आपको खबरें दिखाता हूं। लाइए स्क्रीन पर खबरें लाइए फटाफट। 100% proof of ECI allowing cheating will not allow poll body to get away with it, राहुल गांधी। ये द हिंदू ने लिखा। नेक्स्ट आइए जरा हिंदी में आ जाते हैं, हिंदू के बाद हिंदी। एनबीटी ने लिखा, क्या आयोग लोकतंत्र की हत्या होने दे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने सवालों से दिया विपक्ष को जवाब। देखिए कितना गजब लिख रहे हैं अखबार, सवालों से दिया विपक्ष को जवाब। इस देश में सवाल का जवाब सवाल हो चुका है। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है कि आप पूछे कि मोदी जी ने क्या किया तो कहे नेहरू जी ने क्या किया था बताओ। अरे नेहरू जी और इंदिरा जी और राजीव जी और मनमोहन सिंह, उनसे तुलना करने लायक अभी हो ही नहीं आप, तो सवालों का जवाब सवाल नहीं होता। वोट चोरी के 100% सबूत, राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग का आया जवाब, कोर्ट का फैसला तो आने दें। अब ये मैंने कहा था ना कोर्ट के पीछे छिपने की आदत। कोर्ट का फैसला, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन रहेगा तो आप कुछ भी कर लोगे। कोर्ट में तो मामला विचाराधीन, मैं उदाहरण देता चल रहा हूं खबर के साथ। कोर्ट में मामला महाराष्ट्र का विचाराधीन रहा। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो संवैधानिक नहीं हुआ महाराष्ट्र में, तो असंवैधानिक सरकार चलती रही ना। तो कोर्ट के भरोसे क्या कह दें कि नहीं संवैधानिक सरकार थी। अदालत अगर कुंडली मार के बैठ जाए मामलों पर तो क्या हम मुंह पे ताला लगा लें अदालत के भरोसे? खैर, अदालत की आलोचना कर दी तो एक केरल के एक व्यक्ति को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। उसने कहा था कि संघ के प्रभाव में फैसले हो रहे हैं। अब देखिए जनसत्ता क्या लिखता है, बहुत सीरियस मामला है, चुनाव आयोग के बयान को राहुल गांधी ने बताया नॉनसेंस, बोले हमारे पास 100% प्रूफ है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का बयान पूरी तरह बकवास, राहुल गांधी। ये चुनाव आयोग जो कह रहा है उस पर है स्टेटमेंट। अब जरा राहुल गांधी को सुनवा दीजिए फटाफट, थोड़ा चर्चा आज डिले हो गई। हाँ, मैसेज टू इलेक्शन कमीशन, इफ यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट अवे विद इट यू आर मिस्टेकन, वी आर गोइंग टू कम आफ्टर यू। यानी अगर आपको ये गलतफहमी हो गई है कि आप बच के निकल जाओगे तो ये मुमकिन नहीं है, आप बचोगे नहीं, हम दौड़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। लाइए राहुल को सुनाइए, फिर हेमंत जी को सुनाइए। मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion. Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का बहिष्कार? You got it? गलती कर दिया चुनाव आयोग ने, फंस गए। ये आदमी तो जिद्दी है, ये काबिल हो नाकाबिल हो, कामयाब हो नाकामयाब हो जाए, लेकिन है जिद्दी। अगर पीछे पड़ गया तो ये समझ लीजिए कि बुरा वक्त तो शुरू हो गया मोदी जी और अमित शाह। हेमंत भाई, क्या क्या खेल चल रहा है और क्यों बदतमीजी पे उतारू हो गई? ये बदतमीजी कभी नहीं, कभी संवैधानिक निकाय बदतमीजी नहीं करते, ये बदतमीजी चल रही है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए जो आज हुआ है
वो फिर वही बात आप कहेंगे कि रिपीटिशन हो गया, लेकिन हकीकत यही है, मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं कि मूर्ख दोस्त से समझदार दुश्मन भला होता है। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की जो हरकतें हैं, वो मुझे अब खतरा ये लग रहा है कि जो पिछले 11 साल से चुनाव जीतने का खेल चल रहा है, इसका ढोल ना फट जाए। क्योंकि राहुल गांधी का आपको पता है जुनूनी आदमी है, जिस चीज के पीछे पड़ लेते हैं वो उसको मुकाम तक पहुंचा के मानते हैं। आपको याद हो लैंड एक्विजिशन एक्ट सरकार ताजी ताजी बनी थी 2014 में, क्या खेल था पूंजीपति साथियों को A1 A2 को जमीनें देने का, किस तरीके से वो बाइक पे बैठ के भट्टा परसोल पहुंच गए थे और वो वापस करना पड़ा लैंड एक्विजिशन एक्ट। वहां से लेकर के लेटरल एंट्री से लेके जातिगत जनगणना से लेके किसानों के काले कानून से लेकर ऐसे आप पता नहीं कितने केसेस गिन सकते हैं जो उन्होंने उठाए और वो धराशायी हुआ मामला सरकार का, और सरकार को बैक ट्रैक करना। आपने कहा इलेक्शन कमीशन, एक बात आशीष भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इलेक्शन कमीशन जिसको आप जानते हैं ना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता है 2014 तक। मोदी और शाह के आने के बाद ये डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, डिलीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और जरूरत पड़े तो एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। यानी कि महाराष्ट्र में आपको जरूरत पड़ी तो एडिशन कमीशन हो गया, और अगर बिहार में जरूरत पड़ी तो डिलीशन कमीशन हो गया। आज कल क्या देखा आपने, 52 लाख वोटर्स वाला अभी तक अपने पते पे नहीं पाए गए। चुनाव आयोग कह रहा है, ये मैंने आज स्क्रीनशॉट भी भेजा है आपको, आज का लेटेस्ट 6 मिनट पहले का, वो भी दिखवा दीजिएगा दर्शकों को। 6 मिनट पहले का इलेक्शन कमीशन, उसमें उन्होंने दिखाते चलिए, हेमंत जी जो बता रहे साथ साथ दिखाइए। तो 6 मिनट पहले अभी चुनाव आयोग ने वो किया कि क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है बिहार की SIR में। आप तो आशीष भाई, आपसे ज्यादा बिहार को कौन जानता है। देखिए वहां पर हुआ क्या है, आप कह रहे हो कि 52 लाख लोग पते पर नहीं मिले, यही कह रहे हैं ना, यानी कि वोट कट गए। बिहार का तो एक्चुअल फिगर 1.5 से 2 करोड़ लोग अप्रवासी मजदूर है बेचारे, दूसरे राज्यों में काम करते हैं। तो आप तो 52 लाख कह रहे हो, वो तो ज्यादा है जो वापस भी नहीं आए अपने अपने एरियाज के अंदर। अजीत अंजुम ने कितनी बार टीवी पे ये दिखाया, बाकायदा कैमरे पर और वीडियो ऑडियो पे भी, कि BLOs ने पूछे बिना लोगों के फार्म साइन कर करके और चढ़ा दिए, अपने अपलोड कर दिए। जिनके चढ़ाने थे वो चढ़ा दिए, जिनके छोड़ने थे वो छोड़ दिए। तो ये जो सारा गड़बड़ झाला है, ये जो SIR है आशीष भाई, ये मोदी और शाह की और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के गले की फांस बनने जा रही है प्रॉब्लम। और उसका सिंपल सा कारण क्या है कि बेसिकली जो आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या कह रहे हैं सुबह सुबह, जो उन्होंने वो जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, सवालों का जवाब सवाल नहीं होता, वो सवाल पूछ रहे। मैं पूछता हूं ज्ञानेश कुमार गुप्ता से, राहुल गांधी ने कोई, ये देखिए 99% इलेक्शन इलेक्टर कवर कर दिए हैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, ठीक है। 99% इलेक्टर SIR में कवर्ड हो गए, 91.32 इलेक्टर्स के फॉर्म रिसीव भी हो गए, डिजिटलाइज भी हो गए, छुट्टी जाइए आप। तो जो आप बार बार एक बात कहते हो, ये उसकी पुष्टि हो रही है कि खेल तो हो रखा है, कंफ्यूजन फैलाने के लिए जो स्मोक स्क्रीन है उसको उड़ाया जा रहा है। ये देख लीजिए आप, ये लाइव है अभी 6 मिनट पहले की। तो मेरा जो आपको कहना है वो ये है कि जो बिहार के अंदर जो गेम हुआ उसको अब फॉर्मलाइज करने की तैयारी। चुनाव आयोग का जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन हुआ, आपको ध्यान होगा हमने विशेष शो किया था कि सुप्रीम कोर्ट का काम सुझाव देना नहीं आदेश देना होता है, उसको मना कर दिया इन्होंने कि वो संभव नहीं। आप सोचिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का नया चुनाव आयोग, वो मतलब भारत की सरकार से ऊपर है, आपको गलत फहमी तो निकाल दीजिए, भारत की सरकार से ऊपर है। भारत की सरकार क्या कर रही है, आपका एपिक जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है उसको आधार से जोड़ रही है, आपका जो राशन कार्ड है उसको आधार से जोड़ दिया, आपका जो बैंक अकाउंट उसको आधार से जोड़ दिया, आपको जो सब्सिडी मिलती है, जो भी चीजें आपकी हैं, हर चीज आधार से जुड़ी हुई है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दिया कि SIR के अंदर विशेष पुनरीक्षण के दौरान आधार को हम सबूत नहीं मान सकते, व्यवहारिक नहीं। और वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता का चुनाव आयोग एपिक को आधार से जोड़ रहा है। तो ये क्या है, इसका जवाब दे दो। अब मैं तो राहुल गांधी की तरह आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सवाल है, आप खुद ये कह रहे हैं कि हम एपिक को आधार से जोड़ेंगे, डुप्लीकेसी रोकेंगे, और आधार को सबूत नहीं मान रहे, वो भी चुनाव से 2 महीने पहले। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव नहीं मान रहे। तो ये बेसिकली आशीष भाई ये वो है, आपको ध्यान होगा राहुल गांधी इस तरह की भाषा बहुत कम बोलते हैं कि वी आर कमिंग आफ्टर यू। जो कर्नाटक की जो कल हमने चर्चा की थी, वो इनके गले की कितनी बड़ी फांस बनेगा आप सोच करके देखिएगा। कल मैंने जब आपको बताया कि जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी जो एक उन्होंने पूरी की पूरी जो वोटर लिस्ट थी मैनुअल, उसको उन्होंने डिजिटलाइज करके और सारा खेल पकड़ लिया है। कल मैंने आपको चर्चा की थी, हजारों वोटर पकड़े गए और उसमें इलेक्शन पिटीशन की तारीख जा चुकी है, जो इलेक्शन पिटीशन करनी होती है। तो अब 324 में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाली।
सवाल ये नहीं है आशीष, सवाल कुछ और है जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता पूछ रहे। फिर एक साधारण सवाल उनसे मैं पूछ लेता हूँ, पूछने में कोई फर्क हो, मैं पूछ लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 4 महीने पहले आपसे जो महाराष्ट्र का चुनाव में वोटर लिस्ट यूज हुई डिजिटल, उसकी कॉपी मांगी थी, आप दे क्यों नहीं दे रहे? कर लेते दीजिए, तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है, एक हार्ड डिस्क में दे दीजिए उनको, उनका हक भी है, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, कोई भी रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है वोटर लिस्ट, कोई भी। तो आप उनको डिजिटल दे क्यों नहीं देते? आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उनको दे दीजिए, वो तो आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेसी तो रोक रहे हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है? साफ सुथरी वोटर लिस्ट। तो उसमें कोई आपकी मदद करे तो आपको तो स्वागत करना चाहिए उसका, या उसका सवाल पूछना चाहिए, या वोटर लिस्ट बना कर देनी चाहिए। तो पारदर्शिता के नाम पर, जवाबदेही के नाम पर जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जिस रास्ते पे चले गए हैं ना आशीष भाई, पूरी बाअदब एक बात कह रहा हूं आपको, रास्ता आत्मघाती है, आत्मघाती रास्ता है, मैं बता रहा हूं। 11 साल का पूरा खेल पकड़ा जाएगा, मान के चलिएगा। जो 11 साल से हर चुनाव आप जीत रहे हो जिस तरीके से, और कहीं कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कहीं चुनाव परिणाम आने के बाद कोई विजय जुलूस नहीं है, तो आप समझ लीजिए खेल पकड़ में आने वाला है। जितना डाटा मैनिपुलेशन और जो कुछ चीजें हैं, ये दूर नहीं। आपने तो महाराष्ट्र का नहीं दिया, उन्होंने तो बेंगलोर का करके देख दिया, मैनुअल वोटर लिस्ट, उसको यूं को डिजिटलाइज करके, और सारा फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो गया, और हजारों वोटर पकड़े गए। और चुनाव आयोग का कानून क्या कहता है? अगर एक भी फर्जी वोटर है, एक भी कोई मृत वोटर है, और उसकी वोट मिल गई, तो आपका चुनाव खारिज होगा। तो पूरे देश में 11 साल से चल क्या रहा है? उसमें मोदी जी ने क्या खेल किया था? राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ा कि आप और आपके अधिकारी बचेंगे नहीं, वी आर कमिंग आफ्टर यू? क्यों कहना पड़ा? आपको ध्यान होगा, उनकी ये भाषा नहीं, उनकी शब्दावली भी नहीं है, इस तरह के शब्द वो प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से चला जाए और चोरी और सीनाजोरी सामने आ जाए, तो आपने देखा किस तरीके से उन्होंने सीबीआई को भी बोला, ईडी को भी बोला कि तुम्हारी जवाबदेही। और मोदी जी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक प्रोटेक्शन दे दी संवैधानिक, कि देश में कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो वो सारे का सारा ऑपरेशन संदिग्ध लगता है कहीं ना कहीं। और जब आप कानून बढ़ाते हैं आशीष भाई, आपने आज कानून बढ़ाया, वो बैक डेट से लागू नहीं होता, वो प्रोस्पेक्टिव डेट से लागू होता है, आज के बाद। यानी कि आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जब से कानून बना चुनाव आयुक्त नियुक्ति का, उस दिन से लेकर के आगे के लिए लागू होगा, बैकडेट से कैसे लागू हो सकता है? तो इन्होंने तो 1947 तक के चुनाव आयुक्त कवर कर दिए, क्यों? कहीं दाल में काला है, और वो दाल अब पकड़ी। इसलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता का काम है शंकाओं का निवारण करना, ना कि शंकाओं के ऊपर विपक्ष पे हमला करना। ज्ञानेश कुमार गुप्ता भाजपा में नहीं, उनको शायद याद नहीं रहा होगा, या वो आरएसएस में भी नहीं है, ना वो ट्रोल सेना में, ऑफिशियली नहीं है, मुझे नहीं पता, एक्चुअल पोजीशन आपको पता होगी, ऑफिशियली नहीं मेरी जानकारी के मुताबिक। जब मैं शौकत ने बैठा तब तक नहीं थी, आईटी सेल में भी नहीं, आईटी सेल में भी नहीं। हम तो लेटेस्ट ही कह सकते हैं भाई, बाद में कोई फार्म भर दिया हो, आपको नहीं पता लगा, कई बार कोई बड़ी पार्टी। लेकिन जो भी पूरा मोदी जी का इकोसिस्टम है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हरकतें हैं, वो कहीं ना कहीं मैच कर रही है। जो भाषा भाजपा बोलती है, जो भाजपा आईटी सेल बोलती है, जो भाषा ट्रोल बोलती है, वही ज्ञानेश कुमार गुप्ता बोलते हैं। आप कमाल देखिए, बिहार जैसे राज्य के अंदर विशेष पुनरीक्षण हो रहा है अकस्मात, और आज तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? ये तो बता दें कि क्या लॉजिक है, केवल यही बता दें। या उनको मोदी जी का स्टाइल पसंद आ गया, उनको घोषणा करनी चाहिए कि भाई तुम कुछ कर लो, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, जाओ, स्पष्ट हो जाएगा। मैं और आपको कब कहते हैं कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए? हम नहीं कहते, हमें पता है कि मोदी जी नहीं करेंगे। तो ऐसे ही ज्ञानेश जी को भी घोषणा कर देनी चाहिए, क्या समस्या है कि भाई मैं तो मोदी जी को गुरु मान लिया, जैसे वो नहीं करते मैं भी नहीं करूंगा, बात खत्म। एक सवाल तो कम होगा ना। तो बेसिकली क्या है कि आशीष भाई, जो ये वोट जोड़ना, काटना, ये वोटों की चोरी महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से हुआ, जोड़ दी, यहां घटा दी, हरियाणा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, मान करके चलिएगा कि जिस दिन इसका फॉरेंसिक एनालिसिस हो गया, आप कितने दिन तक रोक लोगे? बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये डिजिटल वोटर लिस्ट तो फिर कहां जाएंगे आप? और उसको फॉरेंसिक एनालिसिस आजकल आपको पता है एआई को कितनी देर लगती है करने में, पता है ना आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या कह रहा था एसबीआई, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, और जैसे ही वो लिस्ट आई सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद, 24 घंटे में तो हमने एनालाइज कर दिया क्विड प्रो को सारे का सारा। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा मित्र
मोदी जी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। मेरे कहने का मतलब कितना है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऑफेंसिव पोस्चर ले लिया है कि वी आर कमिंग आफ्टर यू, तो मान करके चलिएगा कि ज्ञानेश जी के नहीं, पूरे जो कारनामे 11 साल के हैं उनके खुलने का समय आ गया है। और कोई कोई दिन जा रहा है जिस दिन ये सारी चीजें आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में सामने हुए। मैंने आपको कुछ इशारा कर दिया कर्नाटक वाली कंस्टिट्यूंसी का, काफी चीजें हमने कह दी, और बहुत सारी चीजें और सामने आने वाली। नहीं हेमंत भाई, ये अब जो वक्त है ना, इसमें डिफेंसिव जो रहेगा वो खत्म है, ऑफेंसिव होना ही पड़ेगा। ये मेरे कहने का भाव गलत ना लिया जाए, ऑफेंसिव होना ही पड़ेगा। जब संस्थाएं, जब इस देश में अडानी पकड़ा जाता है, अडानी एक बार नहीं बार बार पकड़ा जाता है, अमेरिका में पकड़ा जाता है, कीनिया में पकड़ा जाता है, श्रीलंका में पकड़ा जाता है, बांग्लादेश में पकड़ा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा जाता है, हिंडनबर्ग में पकड़ा जाता है, और क्या बोलता है, ये देश के खिलाफ साजिश है, हमारे देश के खिलाफ हमारे। अब एक बताइए, एक आदमी जगह जगह गली गली पकड़ा जा रहा हो कहते देश के, ये देश जो राष्ट्रवाद, ऐसी राष्ट्रवाद को जो पैदा किया जाता है ना कमरे के भीतर, ये बहुत खतरनाक होता है राष्ट्रवाद, और राष्ट्र के लिए ही, राष्ट्र पर ही भारी पड़ता है। अब मैं दो सवाल, जो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवाल पर 2 सवाल दागे हैं, जवाब नहीं, थेथरई की पराकाष्ठा, वो 2 सवाल सुनिएगा बस। भारत का संविधान, चुनाव आयोग कहता है, ज्ञानेश कुमार, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है। इनका काम ये भाषणबाजी करना है, भाषण की शुरुआत ही है, ये भाषणबाजी करने के लिए है संवैधानिक पद पर बैठ के। तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के विरुद्ध जाकर, पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, अस्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज करने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? गए वहीं पर छिपे, इन सबका एक बंकर है, एक बंकर में सब इकट्ठा होते कि राष्ट्रवाद, हम लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के रक्षक हैं। मैं कहता हूं लोकतंत्र के आप रक्षक हैं। एक चुनौती है, आप 2024 से, हेमंत जी तो 2014 तक चले जाते हैं, मैं नहीं उतने पीछे जाऊंगा। 2024 लोकसभा चुनाव से लेकर के सारे देश के चुनाव रद्द कर दीजिए, और पूरे देश में एसआईआर करवा के दोबारा लोकसभा चुनाव करवा लीजिए। मैं फायदे की बात कर रहा हूं मोदी जी के, हो सकता है 400 करोड़ लेके आ जाए, हो सकता है, फायदे की बात ही कर रहा हूं ना हेमंत भाई, कि 400 आशीष पार भाई, कर जाए। माफ कीजिएगा, बीच में मैं एक सेंटेंस कह रहा हाँ, हूं, अगर ये इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई थी तो 2024 के लोकसभा से पहले क्यों नहीं की? तब करना चाहिए था ना, तब कर नहीं देते हम कर, और ज्यादा, चलिए पूरे देश में चलिए, करते। राष्ट्रहित में थोड़ा सा भूल चूक लेनी देनी माफ कर दिया भाई, राष्ट्रहित में सब, इस देश में सब काम राष्ट्रहित में हो रहा है, तो अब से सरकार भंग करो, कर दो, करवाओ, हिम्मत है करवा दो इस देश की सरकार भंग, और पूरे देश में एसआईआर करवा करके दोबारा चुनाव करवा दो, करवाओ दोबारा चुनाव। खाली बिहार में राष्ट्रवाद जगह है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बिहार में उतरे हो, वो भी 1 महीने पहले। हेमंत भाई, ये भी एक सवाल है, आप चुनाव, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए थे 4 जून को ना, आप 5 जून से करवा दिए थे एसआईआर। जब चुनाव आया, एक हम लोग क्या कहावत है, दुआरी पाइल बारात तो समधिन डॉट डॉट डॉट, जब दरवाजे बारात आ गई तो समधिन को अर्जेंट काम याद आ गया, जब बारात की अगवानी करनी थी। तो जब चुनाव आ गया तो आपको देश, राष्ट्रभक्ति याद आ गई। अगला अगला, क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही प्रामाणिक मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? क्या क्या कहेंगे? अब जरा मैं सुना देता हूं तेजस्वी को, आज का शो 25 मिनट का नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रुकिएगा, इसके लिए सॉरी आपसे, मैं बोल देता हूं रुकिएगा, क्योंकि तेजस्वी को भी सुनना है। सुनाइए तेजस्वी को। भाई, जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था, अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है।
यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। देखिए देशद्रोह की बातें कर रहे हैं लोग, हैं? हेमंत भाई बताइए। नहीं आशीष भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शुरुआत आपने की ना बुरे दिन, ये उसका कल्बिनेशन है। जो स्टेट चुनाव में जा रहा है उसके मुख्य विपक्षी दल का नेता, जो विपक्ष का नेता कह रहा है, तो चुनाव आयोग को समझ जाना चाहिए। और इनकी और राहुल गांधी की, जो अखिलेश वगैरह की जो बॉन्डिंग है आपस की, वो आप जानते हैं। अगर ये बिहार के अंदर चुनाव का बायकॉट करके ये सड़कों पे आ गए, ये लोग लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं इसीलिए आपको कहा कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कुछ कर रही है, राजीव कुमार से 2 कदम आगे निकल गए। राजीव कुमार अंदर खाने खेल करते थे, जो भी करते थे, और शायरी में जवाब देते थे। ये तो छुप भी गए हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, पूरे बिहार में खुल करके डंका बजा रहे हैं मोदी जी। ऐसी सूरत में जो ये कह रहे हैं कि ये केवल चुनाव के बायकॉट तक थोड़ी सीमित होगा। एक बंद हो चुका है बिहार का। आपको अगर कहीं लोग सड़कों पर आ गए, और बिहार का ऐसा इतिहास रहा है कि अगर लोग सड़कों पर आ गए, चुनाव का बायकॉट हो गया, मैं ये बता रहा हूं आपको, ज्ञानेश कुमार गुप्ता नहीं, पूरे देश की सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये बात उनको समझ लेनी चाहिए। और ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी 28 तारीख को उम्मीद ही कर सकते हैं, मैं और आप तो, और तो क्या ही कर सकते हैं, ये उम्मीद कर सकते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल्स और सुप्रीम कोर्ट ऐसे हालात ना क्रिएट होने दे कि ये संवैधानिक संस्था है और हम इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसा उन्होंने इंडिकेशन दिया था उसको कि हम इसलिए हस्तक्षेप नहीं करते कि आप संवैधानिक संस्था है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये डिलीशन और एडिशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया है। ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, संवैधानिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देश के लोकतंत्र के प्रति, देश के संविधान के प्रति उनका दायित्व है, और मुझे उम्मीद है कि गुड सेंस विल प्रिवेल। एक बात आपने शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और मैं आपसे आग्रह करूंगा विनम्र, छोटे भाई आप, कि जो ये ट्रोल आर्मी है ना, इस पे आप एक तो गुस्सा करना बंद कर दीजिए। ये रहम के पात्र नहीं, सुनिएगा बात, जो आदमी सामने स्क्रीन पे एडिटर नहीं पढ़ सकता, स्क्रीन पे लिखा हुआ, जिसको एडिटर का मतलब और एंकर का मतलब नहीं पता, उसको हम क्यों बताएं कि वो क्या चीज है? वो बेसिकली प्रचंड मूर्ख है, वो कोई भी हो, जो जिसको इसका भेद नहीं पता कि एडिटर क्या होता है और एंकर क्या होता है, तो उस पर आपको अपनी ऊर्जा खराब नहीं करनी चाहिए। मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है, और एक बड़े भाई के नाते एक सलाह भी है कि ये लोग गुस्से के पात्र नहीं है, ये केवल रहम के पात्र हैं। एक एक आदमी एक ही गाली को 4-4 बार लिखता है, तो आप उनके बीच में मत आइए। उनको जो मोदी जी ने विश्व गुरु बनाया है, उनको जो जिस तरह की ट्रोल का काम दिया है, उनको करने दीजिए, लेकिन गुस्सा नहीं, रहम के साथ उन पर रहम कीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। चलिए उनके हाल पे छोड़ते हैं। थोड़ा असल में क्या है कि मैं आखिर उस जिससे करने जा रहा था, जिंदगी बड़ा स्ट्रेट जीने का हमारा तरीका है, इसीलिए जहां पर भी अब आखिर में करने वाला था, आपने चर्चा ही छेड़ दी। मैं इस मतलब सियासत के दोगलेपन से अंत करने वाला था। एक चीज याद दिलाते हुए सभी दर्शकों को, कल एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार की तरफ से कहा गया ये काम चुनाव आयोग करवा रहा है, संसद में क्यों चर्चा हो? हेमंत भाई याद है कि संसद में इस पर चर्चा कैसे? ये काम तो चुनाव आयोग करवा रहा है, हम कैसे जहां संसद में क्यों चर्चा करेंगे? जैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लपेटा, धर्मेंद्र प्रधान सामने आ गए। राहुल गांधी पर उलझुल हारते हैं तो जो है चुनाव आयोग गड़बड़ हो जाता है, जीतते हैं तो चुनाव आयोग सही होता है, चुनाव सही होता है। तब जब चुनाव आयोग पर हमला किया, आप चुनाव आयोग के काम पर संसद में चर्चा नहीं कर सकते, तो चुनाव आयोग पर सवालों का जवाब देने के लिए आपको किसने बुलाया था भाई साहब? इसे कहते हैं दोगलापन, विशुद्ध दोगलापन। चर्चा करनी होगी तो नहीं, वो तो चुनाव आयोग है, और जवाब देना होगा तो छोड़ दो ना ज्ञानेश कुमार को निपटने दो। आगे मैदान में आप हारते हैं तो ये होता है, जीतते तो हैं ये होता है।
यही बात समझना होगा इस देश की जनता को। और बहुत सारे भक्त जिनको ये लगता है कि किसी भी कीमत पर देश कहीं भी जाए, किसी भी कीमत पर मोदी जी के साथ रहना है, तो मोदी जी जब आपका साथ छोड़ देंगे ना, तो आप कोई पूछने नहीं आएंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। मोदी जी ने शंकर सिंह वाघेला से लेकर आडवाणी तक को और तोगड़िया से लेकर के अशोक सिंघल तक को सबको छोड़ा, देख और जिसको जिसको छोड़ा, हाँ, फिर उनकी हालत देख आशीष लीजिए। भाई, तो आशीष भाई ताजा भूल गए जगदीप धनखड़ जी को। ताजा हाँ जगदीप धनखड़ जी को भी, जो व्यक्ति हाँ, पूरे 3 साल के कार्यकाल में बेचारे ने कमर सीधी करके बात नहीं की, उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद से इस तरीके से जाना पड़ा, जो भारत के इतिहास में ना भूतो न भविष्य टाइप की चीज है। और उनके कैंप ऑफिस को सील कर देना उपराष्ट्रपति के, और सोच करके देखिए, विदाई भाषण तक नहीं, विदाई समारोह तक नहीं। और फिर आप उपराष्ट्रपति का ये हाल हो सकता है, तो भक्तों के लिए तो आप सद्बुद्धि की कामना कीजिए, इससे आगे उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, मेरा आपसे आग्रह है। ठीक है, छोड़ ही देते हैं। जब निवेदन किया तो अपने भाइयों और मित्रों की सलाह मानते हुए हम छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पर। हमें इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। फिर मैं एक शो लेकर के आ रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद फिर, क्योंकि खबरों की भरमार है, आप तक दिखाए पहुंचाया नहीं जा रहा है। तो उस चर्चा में भी अभी हेमंत अत्री जी को लेके आ रहा हूं। तो अभी इजाजत दीजिए, एक अल्प विराम, बस फिर आता हूं। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।